नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर ये जो एक दस्तावेज हमें मिला है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये दिलचस्प है कि ये इसे एक सांस्कृतिक संगठन तो कहता है, लेकिन साथ ही भारतीय राजनीति पर इसके गहरे असर की बात भी करता है। तो चलिए आज इसी दस्तावेज को थोड़ा खोल कर देखते हैं कि ये संगठन की कैसी तस्वीर पेश करता है, इसकी विचारधारा क्या है, बनावट कैसी है और समाज में इसकी क्या भूमिका है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इसकी स्थापना कब और किसने की? जी, ये दस्तावेज बताता है कि आरएसएस की नींव 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने रखी थी। और आज भी देखिए इसका मुख्यालय नागपुर में ही है। इसके जो अभी के सरसंचालक हैं वो डॉक्टर मोहन भागवत हैं। स्रोत इसको एक हिंदू राष्ट्रवादी और एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर बताता है। हिंदू राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन, अच्छा। तो ये जो विचारधारा है हिंदुत्व जिसका जिक्र दस्तावेज में है, उसे ये कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक पहचान है? नहीं, यहाँ ये समझना जरूरी है और दस्तावेज भी यही कहता है कि हिंदुत्व को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा गया है। इसके हिसाब से ये एक आप कह सकते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार है। लक्ष्य क्या बताया गया है कि हिंदुओं को संगठित करना और भारत की जो साझा संस्कृति है, जो मूल्य हैं, परंपराएं हैं, उनके आधार पर एक मजबूत, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। और एक अहम बात जो दस्तावेज बताता है वो ये कि आरएसएस अपने आप में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का वैचारिक प्रेरणा स्रोत जरूर माना जाता है। अच्छा, तो विचारधारा का बेस बीजेपी के लिए यहाँ से आता है, पर ये विचारधारा जमीन पर कैसे काम करती है? संगठन का ढांचा क्या है? ये शाखा और स्वयंसेवक का जिक्र है इसमें, ये क्या है? तो जो सदस्य होते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहते हैं। बिना किसी स्वार्थ की सेवा करने वाले, वॉलंटियर्स आप कह लीजिए। संगठन का जो सारा काम है वो लोकल यूनिट्स के जरिए होता है और इन्हीं यूनिट्स को शाखा कहते हैं। दस्तावेज ये बताता है कि इन शाखाओं में रोज या हफ्ते में सदस्य मिलते हैं। वहाँ क्या होता है, शारीरिक अभ्यास होते हैं, खेलकूद होते हैं, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और भारत के इतिहास और संस्कृति पर चर्चाएं भी होती हैं। और सबसे अनोखी बात शायद ये है जो दस्तावेज बताता है कि सदस्यों का कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन या कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कोई रिकॉर्ड नहीं? जी नहीं, ये पूरी तरह से स्वयंसेवकों के आपसी तालमेल पर ही आधारित है। अच्छा, बिना किसी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लाखों स्वयंसेवक, ये तो वाकई एक अनोखा मॉडल है। तो फिर इस नेटवर्क का समाज पर असर कितना फैला हुआ है? दस्तावेज क्या कहता है इस बारे में? असर तो काफी व्यापक बताया गया है इसमें। दस्तावेज कहता है कि आरएसएस कई तरह के सामाजिक कामों में एक्टिव हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य है, गांवों का विकास, आपदा राहत कार्य और अपनी सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण। और इसके कई सहयोगी संगठन भी हैं, उन्हें मिलाकर संघ परिवार कहते हैं। सुना है ये टर्म, संघ परिवार। जी, इसमें कुछ बड़े नाम हैं, जैसे राजनीति में तो बीजेपी हो ही गई, फिर धार्मिक और सामाजिक कामों में विश्व हिंदू परिषद है, वीएचपी। जी। छात्रों के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी। और मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस। ये कुछ उदाहरण हैं। तो पहुंच काफी गहरी है अलग अलग क्षेत्रों में। बिल्कुल। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये स्रोत अनुमान लगाता है कि 50 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सदस्य हैं और देश भर में करीब 50,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं। और दस्तावेज इस बात पर भी जोर देता है कि क्योंकि बीजेपी पर इसका प्रभाव है, तो देश की नीतियां बनाने में और जो पब्लिक डिबेट्स होती हैं उनको दिशा देने में इसकी एक अहम भूमिका है। जाहिर सी बात है, कोई संगठन इतना बड़ा हो, इतना प्रभावशाली हो, तो उसके साथ कुछ ना कुछ विवाद भी जुड़े ही होंगे। क्या ये दस्तावेज इस पहलू पर भी कुछ कहता है? बिल्कुल। दस्तावेज में इस बात का जिक्र है। आलोचक जो हैं वो आरएसएस पर यह आरोप लगाते हैं कि ये हिंदू हितों को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देता है और कभी-कभी अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी करता है। इसी को हिंदू बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। और ये तथ्य भी सामने रखा गया है कि भारत के इतिहास में इस संगठन पर 3 बार बैन भी लगा है। 3 बार? जी हाँ। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद, फिर 1975 से 77 जब इमरजेंसी लगी थी, और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। हालांकि दस्तावेज साथ में ये भी जोड़ता है कि आरएसएस हमेशा से इन आरोपों को नकारता आया है और किसी भी तरह की हिंसा में अपनी भूमिका से इनकार किया है।
उनका पक्ष यही रहा है कि वो एक राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक आंदोलन है जो अहिंसा और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। तो अगर हम इस दस्तावेज को देखें तो इससे जो एक तस्वीर उभर रही है वो एक बहुत बड़े स्वयंसेवकों पर आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रीयवादी संगठन की है, जिसकी जड़ें हिंदुत्व की विचारधारा में हैं और जिसका समाज और राजनीति पर गहरा असर तो है, लेकिन साथ ही इसका इतिहास विवादों से भी घिरा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक जरूरी सवाल सोचने के लिए ये दस्तावेज हमारे सामने छोड़ जाता है कि कोई संगठन जो खुद को मुख्य रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक कहता है, जिसका घोषित लक्ष्य राजनीति नहीं है, वो किस तरह से और किस हद तक देश के राजनीतिक माहौल और राष्ट्रीय नीतियों पर इतना गहरा असर डाल सकता है या डालता है, जैसा कि ये शोध बता रहा है। ये अपने आप में एक काफी जटिल और लगातार चलने वाली बहस का मुद्दा है ना?